नमस्कार, मैं रविश कुमार। सनी देओल, जेल गए पत्रकार, येल गई मंत्री, महंगा प्याज और टमाटर ने मिलकर इस देश को टमाटर का सूप बना दिया है, जिसे जब मन करता है निचोड़ देता है, उबाल देता है और गटक लेता है। सूप की हम एक एक सामग्री का अलग अलग विश्लेषण करते चलेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मणिपुर में शुक्रवार सुबह 3 कुकी लोगों की हत्या हो गई। यही नहीं, मजबूत नेता के नेतृत्व में सब कुछ इतना मजबूत है कि मणिपुर में आज विधानसभा का विशेष सत्र होना था और नहीं हो सका। राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। 27 जुलाई को ही मंजूरी मांगी गई थी, 21 अगस्त तक मंजूरी नहीं आई। अमित शाह जिस तरह से मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अब मणिपुर के पास एक ही विकल्प है, मणिपुर को ही उठकर मध्य प्रदेश जाना होगा। तभी मणिपुर की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से हो सकेगी। हम इस वीडियो में प्याज पर भी बात करेंगे कि इसके निर्यात पर जो शुल्क बढ़ाया गया है, उसे लेकर नासिक में किसान और व्यापारी क्यों आंदोलन पर उतर आए हैं। टमाटर से राहत मिलनी शुरू हुई है कि अब आपका सामना प्याज से होने जा रहा है। जो सरकार पहले कुछ लोगों को सस्ता टमाटर बेच रही थी, अब 25 रुपया किलो प्याज बेचेगी। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी वालों, आपके लिए अच्छी खबर, लाइन की एक और सुविधा मिलने जा रही है। यही हाल रहा तो मोदी सरकार को टमाटर प्याज बेचने के लिए एक नए मंत्री या नई मंत्री की आवश्यकता पड़ सकती है। प्याज और पेट्रोल के दाम से भले आप नीलाम हो जाएं, लेकिन सन्नी देओल के जुहू वाले बंगले की नीलामी नहीं होगी। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और नहीं चुकाने पर बैंक वाले आपके घर आ धमके हैं, तो आप उनकी बात सनी देओल जी से करा दीजिए। हो सकता है कि आपके घर की नीलामी रुक जाए। आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस निकाला था कि सनी देओल ने 56 करोड़ के लोन नहीं चुकाए हैं, तो उनके जुहू के बंगले की ई नीलामी होगी। बीजेपी के सांसद का घर नीलाम होने जा रहा था। कितना अच्छा संदेश जाता कि बैंक लोन की वसूली में किसी से भेदभाव नहीं करता है। मगर सुबह सुबह खबर आ गई कि तकनीकी कारणों से ई नीलामी रद्द कर दी गई है। यह खबर इसी देश की है, गुजरात की है, पिछले साल अप्रैल की है। 31 पैसा नहीं चुकाया था, ध्यान से सुने, 31 पैसा नहीं चुकाया था तो भारतीय स्टेट बैंक ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना पड़ा। जिस किसान ने अपनी जमीन बेची थी, उसने फसल के लिए लोन लिया था, सारा पैसा चुका दिया, मगर 31 पैसे का हिसाब निकल आया तो बैंक ने खरीदार को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया। आम आदमी पर 31 पैसे का हिसाब निकल आए तो बैंक बेरहम हो जाता है। और सनी देओल तो फिल्म स्टार के अलावा भाजपा के सांसद भी हैं। इनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी है। संसद नहीं जाने का इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश में उनके जैसा ही सांसद बनना चाहिए। संसद में हाजिरी को लेकर प्रधानमंत्री कई बार अपनी पार्टी के सांसदों को उपदेश देते रहते हैं, हेडलाइनें छप जाती हैं, मगर लगता है सन्नी देओल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अक्सर विपक्ष पर आरोप लगाती है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता, मगर अपने ही सांसद को सदन में नहीं बुला पाती है। अभी जो मॉनसून सत्र गुजरा है, उसमें सनी देओल एक दिन भी नहीं आए। बाकी सत्रों में उनकी हाजिरी का यही आलम है, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। गुरुदासपुर के लोग ही बेहतर बता सकेंगे कि संसदीय क्षेत्र में कितनी बार जनाब जाते हैं। वैसे पिछले साल अक्टूबर में हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी थी कि चुनाव जीतने के बाद सनी देओल अपने क्षेत्र में नजर नहीं आए, इसलिए जगह जगह पर गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगा दिए गए उनके फोटो के साथ। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि सनी देओल गुरुदासपुर जाते हैं या नहीं जाते हैं, मगर लोकसभा की बैठकों में उनकी हाजिरी 0 से लेकर खराब है, तो क्षेत्र में उनकी हाजिरी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2021 की यह खबर बताती है कि जनाब अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते होंगे। अमर उजाला की इस खबर में लिखा है कि सांसद के लेटर हेड पर सनी देओल ने कार डीलर को पत्र लिख दिया कि विधायक जी को थार जीप की सप्लाई जरा जल्दी कर दें। बैंक ऑफ बड़ौदा 2 दिनों के बाद यानी 23 अगस्त को 556 संपत्तियों की ई नीलामी करेगा। इतनी नीलामी में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन 56 करोड़ का लोन नहीं चुकाने वाले सनी देओल के घर की नीलामी तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई।
क्या ये तकनीकी कारण केवल सनी देओल के मामले में ही मिलते हैं? 556 मामलों में नहीं मिले। मोदी सरकार को बीजेपी के लिए अलग कोर्ट, अलग बैंक, अलग जांच एजेंसी का गठन कर देना चाहिए। इन सभी का एक ही काम होना चाहिए, जो भी बीजेपी का है उसे क्लीन चिट देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यह स्पष्टीकरण आया है। बैंक ने कहा है कि अन्य केसों में भी ऐसा होता है, मगर सवाल यह है कि क्या नोटिस अखबार में आने से पहले सनी से बैंक ने बात नहीं की थी? क्या उनकी बिना जानकारी के बैंक ने अब तक कार्रवाई की थी, जो सनी अखबार में नीलामी की खबर पढ़कर जागे? क्या सनी देओल इस मामले में बैंक पर मानहानि का दावा नहीं कर सकते? ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत बैंक नोटिस जारी करने के बाद नोटिस वापस खींच लेता है? अखबारों में बैंक जो नोटिस छपवाते हैं उसे आप पढ़ा कीजिए, पता चलेगा कि लोन नहीं देना खतरे से खाली नहीं। आए दिन इस तरह के नोटिस छपते भी रहते हैं। बैंक वाले तो कई बार लाउडस्पीकर और ढोल लेकर पहुंच जाते हैं और कर्जदार का नाम मोहल्ले में पुकारने लगते हैं, भाए भाए धाए धाए करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों का नाम जाना है जिन्होंने 2014 से लेकर मार्च 2023 तक 14.5 लाख करोड़ के लोन नहीं चुकाए? सरकार इनके नाम नहीं बताती है। इनमें से मात्र 2 लाख करोड़ की ही वसूली हुई है अभी तक। यह आंकड़ा सरकार ने दिया है। जब लाखों करोड़ रुपए के लोन की वसूली नहीं हो सकी है, तो 56 करोड़ के लोन की वसूली के लिए बीजेपी के सांसद का घर नीलाम हो जाएगा? थोड़ा तो दिमाग लगाइए। तभी 56 करोड़ का लोन 56 इंच वाले पर भारी पड़ गया। इसी साल जनवरी में जब अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब इसी बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन सीईओ संजीव चड्डा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अपने निवेशक के साथ यानी अदानी के साथ संकट की स्थिति में बने रहेंगे। ऐसा ही साथ सनी देओल को भी दिया जा रहा है। काश आम लोगों को भी बैंक की मेहरबानी का लाभ मिलता। 23 अगस्त को होने वाली 556 संपत्तियों की ई नीलामी रद्द हो जाती, मगर ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए इस ई नीलामी की सूची से आपके लिए कुछ कहानियां निकालकर लाया हूं। दिनेश छगन रानोलिया सूरत जिले के निवासी हैं। 27 लाख का लोन नहीं चुका सके। 23 अगस्त को इनकी संपत्ति की ई नीलामी होने जा रही है। सूरत जिले के ही विक्रम सिंह जडेजा पर 2.25 करोड़ रुपए का बकाया है। इसे हासिल करने के लिए इनकी 3 दुकानों की नीलामी कर दी जाएगी। सूरत जिले के नैतिक हिरेन भाई लखानी पर 60 लाख बकाया है। 40 लाख की संपत्ति नीलाम होने जा रही है। ये सारे मामले बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। इनकी नीलामी तकनीकी कारणों से रद्द नहीं हो रही है, जो 23 अगस्त को होगी। अहमदाबाद के पारस दीपराम सुथार पर 6.5 लाख से अधिक का लोन है। इनकी 2012 की स्कॉर्पियो गाड़ी 12 सितंबर को नीलाम की जा रही है। गुजरात के ही जिला पाटन के मोहम्मद इलियास हसुभाई पर 2.25 लाख का कर्ज था, नहीं चुका पाए तो 12 सितंबर को इनका ऑटो नीलाम हो रहा है। नीलामी वापस लिए जाने की खबर हमें नहीं मिली। पाटन के ही अमृत जी कपूर जी ठाकुर पर 2,07,000 का लोन था, नहीं चुका पाए और अब 12 सितंबर को इनका ऑटो नीलाम होने वाला है। लेकिन सनी देओल का मकान बच गया, जुहू का बंगला, और उसकी नीलामी रद्द हो गई। सूरत के हीरा व्यापारियों की हालत तो वैसे भी खराब है। वहां के आर्थिक संकट को आप बीजेपी की राजनीतिक सफलता से नहीं समझ सकते हैं। आर्थिक संकट राजनीतिक सफलता से कहीं ज्यादा बड़ा है। बस फर्क है कि जो लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उनके पास अब अपना हाल बताने के लिए राजनीतिक भाषा नहीं है। और इसका कारण क्या है, लिखकर पर्स में रख लीजिए। धर्म की राजनीति यही करती है, आपकी राजनीतिक भाषा खत्म कर देती है। सनी देओल का मामला इतना साधारण नहीं है। लाखों करोड़ के लोन वालों पर रहम और लाखों रुपए के लोन ना चुकाने वालों पर बेरहम। आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तो बैंक वालों ने जनता से, आप जनता से 21,000 करोड़ की फाइन वसूल ली है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने यह जानकारी दी है। ऐसे मुद्दों पर बात करना खतरे से खाली नहीं है। जब मंत्री राज्यसभा में बात बात में विपक्ष को धमकी दे सकती हैं कि चुप रहिए वरना ईडी पहुंच जाएगी, तो क्या उस पत्रकार ने आपको बताया था कि विपक्ष के घर ईडी के पहुंचने के क्या क्या फायदे होते हैं? सरकार की कबीना मंत्री ने टमाटर का जिक्र करने भर से जिस पत्रकार को जेल की याद दिला दी, उसे याद ही नहीं रहा कि येल का भी जिक्र किया जा सकता था। पत्रकार काबिल है
और वह पत्रकारिता के गिरते स्तर के फायदे भी बता सकता है। आज तक के उस कार्यक्रम में मंत्रियों से जिस तरह से गोल गोल सवाल पूछे गए, उस पर आप नजर डालिए। ईडी के केस के बाद विपक्ष के नेताओं का बीजेपी में जाना कोई हल्का सवाल नहीं है, मगर एंकर ने वॉशिंग मशीन के बहाने इस सवाल को पूछने का कर्म ही पूरा किया। इस तरह से पूछा कि पूछना भी हो गया और मंत्री की नाराजगी से खुद को बचा भी लिया गया। वॉशिंग मशीन भी उसी विपक्ष का नारा है जिसे यही सारे चैनल दिन रात अपने पर्दे से गायब करने में लगे रहते हैं। यही नहीं, इतने गंभीर सवाल को कितने हल्के तरीके से पूछा जाता है और इसका जवाब भी मंत्री हल्के तरीके से देकर किनारा कर जाते हैं। नितिन गडकरी हंसते हुए कहते हैं कि इको फ्रेंडली वॉशिंग पाउडर है। यह न केवल शर्मनाक है बल्कि खतरनाक है। समझने की बात यह है कि ऐसे कार्यक्रम पत्रकार और मंत्री दोनों के लिए कितने इको फ्रेंडली हो गए हैं। इस हंसी के बाद एंकर ने कोई दूसरा सवाल ही नहीं पूछा। इससे ज्यादा दोस्ताना माहौल क्या हो सकता है। जब गडकरी कहते हैं कि 24 में उनकी वापसी हो रही है उनकी सरकार की, तो वहां मौजूद लोग ताली बजाते हैं। आज तक के कार्यक्रम में जो हुआ, ऐसे तमाम कार्यक्रमों में यही सब होता है। जिन चीजों को लेकर सवाल सख्त होने चाहिए, तैयारी से पूछे जाने चाहिए, नाम लेकर पूछे जाने चाहिए, उदाहरणों के साथ पूछे जाने चाहिए, उन्हें चुटकी के अंदाज में पूछा जाता है। हल्के से, किनारे से पूछते वक्त मुस्कुराया जाता है, कूल दिखा जाता है। फिर इस चालाक खेल को शालीनता का नाम दिया जाता है ताकि गंभीर सवालों को हल्का बनाया जा सके। इसे समझने में ज्यादातर दर्शकों को कम से कम 20 साल लगते हैं, अभी तो 10 साल भी नहीं हुए हैं। अब बताइए, गोदी मीडिया का कौन सा पत्रकार गृहमंत्री अमित शाह से सवाल करेगा कि ऐसा क्यों है कि भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें उनके मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ आती हैं। जब वे अपने मंत्रालय में भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए तो इस तरह का दावा कैसे करते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सालाना रिपोर्ट में लिखा है कि 2022 में गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 46,000 शिकायतें मिली हैं। 2021 में भी सबसे अधिक शिकायतें इसी मंत्रालय के खिलाफ मिली थीं। दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर है। पत्रकार मणिपुर को लेकर नहीं पूछ पाते कि आप मध्य प्रदेश बार बार जाते हैं और मणिपुर दोबारा नहीं जा सके। मणिपुर में विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सका। कैबिनेट सत्र बुलाती है, राज्यपाल मंजूरी नहीं देती हैं। क्या यह सवाल नहीं बनता है कि गृहमंत्री से पूछा जाए? मगर ऐसे सवाल इस तरह के इंटरव्यू से साफ साफ शब्दों में और काउंटर सवाल के साथ गायब नजर आते हैं। टमाटर के दाम गिरने लगे हैं लेकिन प्याज के दाम चढ़ने लगे हैं। सरकार अब आपको 25 रुपए किलो प्याज उपलब्ध कराएगी, लेकिन कितनों को इसका लाभ मिलेगा? ऐसी खबरें हेडलाइन के लिए होती हैं कि सरकार बहुत दयालु है, लेकिन हेडलाइन से यह खबर गायब मिलेगी कि नासिक में प्याज के किसानों और व्यापारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज मंडी बंद रही। नासिक में प्याज की 1 दर्जन से अधिक मंडियां बंद हैं। इन सभी मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र की सभी बाजार समितियों से अपील की गई है कि इस हड़ताल में शामिल हो और इसमें किसान भी शामिल हैं और मंडी के व्यापारी भी। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात करने पर 40% अधिक की ड्यूटी लगा दी है। किसानों का कहना है कि इससे प्याज की कीमत गिर जाएगी और उन्हें घाटा होगा। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। आज नासिक की 14 मंडियां बंद रहीं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। थोक और खुदरा बाजार में प्याज के दाम बढ़ने लगे। इसे देखते हुए सरकार ने निर्यात पर ड्यूटी बढ़ा दी ताकि आंतरिक बाजार के लिए प्याज की कमी ना हो सके। अभी जब टमाटर के दाम बढ़ने लगे तो खबरें आने लगी कि टमाटर का किसान करोड़पति हो गया। वाहवाही हो रही थी। अब जब प्याज के किसानों के करोड़पति होने की बारी आई तो निर्यात शुल्क 40% बढ़ा दिया गया और अब किसानों की चिंता नहीं की जा रही। पता चल रहा है कि सरकार के पास कीमतों के संतुलन का कोई संतुलित तरीका नहीं है जिससे किसानों को भी फायदा हो और उपभोक्ता को राहत मिले। अगस्त के शुरू में लासलगांव मंडी में प्याज की कीमत 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,200 रुपए हो गई। खुदरा बाजारों में प्याज 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। इसका कारण है कि प्याज की पैदावार इस बार कम हुई है। केंद्र के इस फैसले के विरोध में किसानों ने महाराष्ट्र में रास्ता भी रोका और नारे लगाए। क्योंकि आज प्याज को भाव नहीं है कुछ। प्याज को लगाने के लिए खर्चा एकड़ को 50,000 आता है प्याज को।
और बारिश की वजह से आज बहुत प्याज खराब हो चुका है किसानों का। और जो भी कुछ बचा खुचा प्याज था ये मार्केट को लेके जा रहे हैं शेतकरी किसान, उनमें उसमें कुछ मिल रहा है उन लोगों को। तो आज सरकार ने भाव कम करने की वजह से 3000 रुपये जा रहा था, अभी 1100 तो 1500 रुपये जा रहा है। इसकी वजह से जो मिलना था किसान को वो भी मिल नहीं रहा सरकार की वजह से, क्योंकि अभी बारिश भी हो नहीं रही अभी। तो जो कुछ बचा कुचा है, जो बचा हुआ है वो भी किसान को मिल नहीं रहा। इसकी वजह से सरकार ने इस तरफ ध्यान देकर भाव बढ़ा देने के लिए चाहिए। जो भी निर्णय लिए सरकार ने वो सब पीछे लेने चाहिए। किसान सभा की ओर से किसानों की इस आंदोलन की हम सराहना करते हैं। केवल नासिक में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में किसान रस्तों पे आए, बाजार मंडियां बंद करे और केंद्र सरकार लगातार किसान विरोधी निर्णय लेती जा रही है उसका विरोध करे, इस प्रकार का आह्वान किसान सभा की ओर से हम करते हैं। केंद्र सरकार लगातार किसान विरोधी निर्णय लेती जा रही है। पहले मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का निर्णय, उसके बाद टमाटर इंपोर्ट करने का निर्णय, और अब प्याज के दाम गिराने की मनीषा से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का निर्णय किसान विरोधी है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ किसान रस्तों पे उतर के बाजार मंडियां बंद करेंगे। प्याज के साथ साथ दाल अब महंगी होने लगी है। मई और जून के महीने में अरहर दाल का भाव 130 से 140 रुपए किलो था, जो इस समय 160 से लेकर 180 रुपए किलो हो चुका है। मूंग और मसूर दाल की कीमतों में भी 10 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की वृद्धि देखी जा रही है। जून में दालें 10.6% महंगी हुई थीं और जुलाई में इससे ज्यादा महंगी हो गई 13.3%। तूर दाल और मूंग दाल 34% महंगी हुई है। इस वित्त वर्ष में तूर दाल की कीमतों में 18 से 20% की वृद्धि हो चुकी है। पैदावार कम होने की आशंका में दाम बढ़ने लगे हैं। आम जनता प्रतिशत में नहीं समझती, किलो के भाव से जानती है। मूंग 100 रुपया किलो मिल जाता था, अब 120 रुपया किलो हो गया है। मसूर दाल 110 रुपया किलो से बढ़कर 140 रुपया हो गया है। प्रोटीन के लिए दाल जरूरी है, मगर दूध भी पिछले महीने 8.6% महंगा हो गया। मीट और अंडे का भी वही हाल है। इसी तरह कभी टमाटर तो कभी दाल, कभी पेट्रोल तो कभी दवा के दाम बढ़ते जाएंगे और आपकी जेब खाली होती जाएगी। अरहर दाल के प्राइसेस इधर बढ़ गए हैं। अरहर दाल में पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड दो रेंज आता है। तो जो अनपॉलिश्ड रेंज है, जिसको अखरा दाल बोलते हैं, वो अभी 165 के रेंज में हो गया है अरहर दाल। और कंपनी की पैकिंग में जैसे टाटा, आई शक्ति और ये सब है, तो वो 180 और 85 के रेंज में है। मूंग दाल अभी रेंज हो गई है 105 to 110, 105-110 के रेंज में मूंग दाल स्टैंडर्ड साइज का है। ये आज का रेट है। प्राइसेस ऊपर की तरफ हैं, नित्य निरंतर 1-2 रुपए की तेजी पीछे से रिपोर्ट हो रही है और अभी पता नहीं कहाँ रुकता है। दाम बढ़ने और पैदावार कम होने के कई कारण तो है ही। प्राकृतिक आपदा भी अब एक बड़ा कारण है। बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो सूखे की भी। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बहुत कम चर्चा है। हमें लगता है कि यह काम एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन बल का है, लेकिन इससे आम जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, संपत्तियां नष्ट हो रही हैं, इस पर हम बात नहीं कर रहे। यह हमारी प्राथमिकता में ही नहीं है। कहीं पर जरूरत से ज्यादा वर्षा हो जा रही है तो कहीं पर बारिश बहुत कम। हिमाचल प्रदेश का हाल कितना बुरा है। पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। दूसरी तरफ कम बारिश के कारण फसलों की बुवाई भी कम हुई है। मार्च महीने की गर्मी याद कीजिए, गेहूं की बुवाई में काफी कमी देखी गई। तभी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक जो लगाई थी उसे नहीं हटाया, बढ़ा दिया। मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर जो रोक लगाई गई थी उसे बढ़ा दिया गया, मगर इसके बाद भी कीमतों का बढ़ना नहीं रुक रहा है। अगस्त में बारिश काफी कम हुई है इस महीने में। इसका असर आने वाली पैदावारों पर भी पड़ सकता है। आज ही हिंदू अखबार की खबर है कि दाल के पैदावार क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले 10% की कमी आई है। 18 अगस्त के ब्लूमबर्ग में अतुल प्रकाश की यह खबर है। इस मॉनसून सीजन में बिजली गिरने से 2000 लोग मारे गए। अति वर्षा से 5 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई,
90,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 60,000 मवेशी मर गए हैं। यह गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। इन आंकड़ों से आप किसानों की हालत का अंदाजा लगाइए। ग्रामीण भारत में कितनी समस्याएं हैं, मगर आपके गोदी मीडिया के चैनलों में एंटी मुस्लिम और मोदी के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं चलता। 2,000 लोग बिजली के गिरने से मर गए हैं, किसी को खबर तक नहीं। गृह मंत्रालय के डेटा का हवाला देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदीप ठाकुर की एक खबर छपी कि बारिश के कारण पहाड़ी राज्यों के मुकाबले बिहार में सबसे अधिक 518 मौतें हुई हैं। 160 बिजली के कारण लोग मारे गए हैं। हिमाचल में भारी बारिश से 330 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन ये इसलिए हेडलाइन नहीं बनती हैं क्योंकि खबर में उतना ड्रामा नहीं है। मंत्री 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के सपने में खो गए हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत आज भी कहीं पीछे है। डॉलर के मुकाबले रुपया सुधर नहीं पाया, वो मुद्दा तो खत्म ही हो गया। हल्ला इतना है कि आपको महंगाई की काट का पता ही नहीं चलता है। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर अब कोई बात नहीं होती। मान लिया गया है कि जनता ने इसे स्वीकार कर लिया है। आपकी कमाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। वास्तविक रूप से टैक्स जमा करने वालों की संख्या घट गई है और भारत आर्थिक शक्ति बन गया है। इसका दावा करने वाले मंत्रियों से ज्यादा पत्रकारों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए। नमस्कार, मैं रवीश।